Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 6th semester automobile engineering students in the subject 621 vehicle air conditioning, module 5 maintenance of vehicle air conditioning, topic 2 refrigerant tools. तो यहाँ पर आप ये जो एक इमेज में देख रहे हैं बहुत तरह के टूल रखे हुए हैं जो रेफ्रिजरेशन के लिए स्पेशली काम आते हैं, कॉपर ट्यूब के लिए या एल्युमिनियम ट्यूबिंग के लिए। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन द लास्ट सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग। हमने वाहन वातानुकूलन का अनुरक्षण जाना था, जिसमें हमने माइनर मेंटेनेंस और मेजर मेंटेनेंस के बारे में जाना था, लघु अनुरक्षण और प्रमुख अनुरक्षण। In this section we will study about the refrigeration tools. प्रशीतन औजार क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। In this section we will study about the refrigeration tools: tube cutter, tube bender for joining, flaring and swaging, pinch off tools, manifold or compound gauge, common tools. And we will sum up about this video with the summary, assignment और पठन के सुझाव। रेफ्रिजरेशन टूल्स या प्रशीतन औजार के बारे में ये कहा जाता है कि रेफ्रिजरेशन टूल्स आर यूज्ड इन परफॉर्मिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स एंड ऑटोमोटिव एयर कंडीशनर। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो जो प्रशीतन औजार हैं इनका उपयोग वातानुकूलन, रेफ्रिजरेटरों, फ्रीजरों एवं मोटर वाहन वातानुकूलन के पूर्व सतर्कता अनुरक्षण, पूर्व सतर्कता यानी दिस इज कॉल्ड पूर्व सतर्कता प्रिवेंटिव, यानी कि कोई भी खराबी आने के पूर्व ही हम उसको सही कर लें। जैसे हमारे वाहन में चेक कर लेते हैं कि हवा है या नहीं है, भले ही उसमें हवा रहती है, उसी प्रकार से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये, इसके लिए एवं सुधार कार्यों के लिए किया जाता है। इनको कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, टू कट करने के लिए या काटने के लिए ट्यूब कटर का उपयोग होता है। टू बेंड, मोड़ने के लिए ट्यूब बेंडर का उपयोग होता है। टू जॉइन, फ्लेयरिंग एंड स्वेजिंग, फ्लेयरिंग और स्वेजिंग दो विधियां हैं ज्वाइन करने के लिए ट्यूब्स को। टू क्लोज या ओपन टेम्परली, अस्थायी रूप से बंद या खोलने के लिए हम पिंच ऑफ टूल यूज करते हैं। टू रीड प्रेशर्स, ताप पढ़ने के लिए हम कंपाउंड गेज का उपयोग करते हैं। और हम देखेंगे जनरल वर्क या सामान्य कार्य जिसमें कॉमन टूल्स जो उपयोग में आते हैं वो। मेनली हमको ये ऊपर के 5 जो हैं इनके बारे में स्पेशल रूप से जानना है, जो कि रेफ्रिजरेशन टूल्स के नाम से जाने जाते हैं, और कॉमन टूल्स जो हैं वो सभी जगह पर उपयोग में आते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्यूब कटर। ट्यूब कटर का आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। इसमें ये गाइड रोलर के सेट हैं, 2 गाइड रोलर के सेट हैं, एक ये कटिंग व्हील है और ये इसमें योक है, और यहाँ पर ये थंब स्क्रू है। इसको राउंड घुमाएंगे तो ये स्पिंडल के थ्रू हमारा जो कटर है वो नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पर ये एक रीमर लगा होता है। रीमर को हम बोले तो जैसे हमारे नेल कटर में पीछे जो नाखून काटने के बाद साफ करने का होता है वो रीमर भी होता है, जो अभी आपको इस वीडियो पिक्चर में नहीं दिख रहा है। सो ट्यूब कटर इज एन असेंबली ऑफ थंब स्क्रू, कटिंग व्हील, 2 सेट्स ऑफ गाइड रोलर्स एंड रीमर्स। तो ट्यूब कटर बेसिकली थंब स्क्रू, कटाई व्हील, 2 गाइड रोलर का सेट एवं रीमर का समूह है। थंब स्क्रू, कटिंग व्हील्स, गाइड रोलर्स एंड रीमर्स इसमें अभी आपको नहीं दिख रहा है। दूसरे वाला जहाँ पीछे की तरफ है रीमर। इट इज यूज टू कट द कॉपर ट्यूब्स ऑफ स्मॉल डायमीटर इन डिफरेंट लेंथ्स फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका उपयोग प्रशीतन तंत्र के लिए छोटे व्यासों की तांबे की नलिकाओं को काटने में होता है। अब ट्यूब कटर ऑपरेशन की ओर हम देखें कैसे करते हैं हम। द ट्यूब टू बी कट इज हेल्ड बिटवीन द गाइड रोलर्स एंड गाइड कटर व्हील्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ट्यूब है, इसको हमने पकड़ के रखा हुआ है गाइड रोलर्स और कटिंग व्हील के बीच में। काटने वाली नलिका को गाइड रोलर एवं कटर व्हील के मध्य पकड़े। टाइटन द थंब स्क्रू अंटिल कंसिडरेबल प्रेशर इज अप्लाइड सो दैट कटर व्हील टचेज द ट्यूबिंग। तो हम यहाँ पे जो थंब स्क्रू उसको टाइट करेंगे और इतना प्रेशर लगाएंगे जिससे कि कटिंग व्हील जो है वो ट्यूब को टच करे। थंब स्क्रू को
पर्याप्त दाब लगने तक टाइट करें जिससे कटर व्हील ट्यूब को छुए। द एंटायर कटर इज देन रिवॉल्व्ड अराउंड द ट्यूबिंग एंड ईच रिवॉल्यूशन द थंब स्क्रू इज टाइटन। अब हम इसे क्या करेंगे कि इतना करने के बाद इस पूरे कटर को राउंड राउंड चारों तरफ घुमाएंगे। यहाँ पर देखिए आप कट है, और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है तो दूसरी बार फिर हम टाइट करेंगे, फिर उसको और इसके चारों ओर घुमाएंगे, फिर टाइट करेंगे। अंत में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कट आपको मिल जाएगा। द पूर्ण कटर को नलिका के चारों ओर घुमाएं एवं प्रत्येक चक्र के बाद थंब स्क्रू को टाइट करें। आफ्टर कटिंग, इससे कटिंग हो जाएगी। रिमूव द बर इनसाइड द ट्यूबिंग बाय यूजिंग द रीमर। अब यहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कट में कट होगा इस कटर से, लेकिन लास्ट वाला जो इनर ट्यूब से उसमें कुछ बर्स रह जाएंगे, बर्स यानी हल्के हल्के, तो उनको अपन रीमर की मदद से उपयोग करते हुए उनको हम हटा लेंगे, जैसे हम नेल कटर में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। ट्यूब बेंडर की बात करें, ट्यूब बेंडर, बेंडिंग स्प्रिंग्स और मैकेनिकल बेंडर्स आर यूज्ड टू बेंड द कॉपर ट्यूब बाय हैंड इन डिजायर्ड रेडियस। तो ये देखिए आप, ये जो है डिफरेंट साइज के हैं। यहाँ पर आप देखें 5/8 इंच, हाफ इंच, 1/4 इंच, 3/8, 3/4, तो ये डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग बेंडर्स हैं। स्प्रिंग अथवा यांत्रिक बेंडर, यहाँ पर ये देखिए मैकेनिकल बेंडर है क्योंकि इसमें लीवरेज का उपयोग किया गया है। का हाथों से तांबे की नलिकाओं को इच्छित त्रिज्या पर मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए आप, जस्ट लाइक एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक अरेंजमेंट ये है कि यहाँ पर ये बेंडिंग ब्लॉक जो हमने यूटीएम मशीन में देखे हैं, और ये रेडियस का बना रहता है, और इसमें जो है आप देखेंगे कि रेक होता है। तो यहाँ से अब जब हम इसको हैंडल को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो हमारा बेंडिंग व्हील है ये हमारा आगे की ओर बढ़ता है, और ये जो सपोर्टिंग बेंडिंग ब्लॉक्स हैं इसके अगेंस्ट में उस ट्यूब को बेंड करता है, कॉपर पाइप जो लगा है उसको बेंड करता है। तो स्प्रिंग तथा यांत्रिक बेंडर, इसमें हम स्प्रिंग का यूज देखते हैं कैसे करते हैं। स्प्रिंग ट्यूब बेंडर, स्लिप प्रॉपर साइज स्प्रिंग ओवर ट्यूब एट पॉइंट वेयर बेंड इज डिजायर्ड। जिस सपोज ये ट्यूब है आपकी, तो आप इस स्प्रिंग को इस ट्यूब के ऊपर स्लिप करें या उचित आकार की स्प्रिंग को नलिका के ऊपर इच्छित बिंदु जहां मोड़ना हो तक सरकाएं। ग्रेस्प ईच साइड ऑफ ट्यूब वेयर द मार्क इज अज्यूम्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ मार्क करके रखा है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक बेंड करना है, तो इसको यहाँ तक मार्क करने के बाद फिर आप दोनों तरफ से इसको पकड़ें। मेक अ स्मूथ इवन बट अ लिटिल ग्रेटर बेंड देन रिक्वायर्ड, देन ब्रिंग बैक टू प्रॉपर एंगल इन रेडियस। अब आप इसे क्या करें, जितने भी एंगल पर चाहिए उस एंगल पर स्मूथ तरीके से आप इसको बेंड करें। किसको? स्प्रिंग को। इसके अंदर ट्यूब है, लेकिन जितना बेंड करना उससे थोड़ा सा ज़्यादा करें। तो उससे क्या रहेगा, क्योंकि जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा बाउंस बैक होता है स्प्रिंग, तो उतने तक फिर उचित कोण में त्रिज्या और वापस लौटे, और उसके बाद इस नली का जो इस ट्यूब है इसको स्प्रिंग ऑफ कर दें, मतलब स्प्रिंग से बाहर निकाल लें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी आपको एंगल्स चाहिए ट्यूब में वो आप कोई भी शेप इसके माध्यम से दे सकते हैं। स्प्रिंग ट्यूब बेंडर, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग पाया जाता है बेंड करने के लिए। फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग की बात करें, सो द फ्लेयरिंग इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू ट्यूब्स। अब ये जोड़ने की, पहली वाली कटिंग की थी, फिर बेंडिंग की, अब जॉइनिंग में एक फ्लेयरिंग है और स्विचिंग है। तो फ्लेयरिंग में देखिए, द फ्लेयरिंग इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू ट्यूब्स बाय फ्लेयर नट। अभी आपको फ्लेयर नट भी नहीं पता है, वो आपको दिखाएंगे। दो नलिकाओं को फ्लेयर नट आदि से जोड़ने के लिए फ्लेयरिंग की आवश्यकता होती है। फ्लेयरिंग बार कंसिस्ट ऑफ टू बार्स हेल्ड टुगेदर विद विंग नट्स एंड बोल्ट्स, द बार्स बीइंग प्रोवाइडेड विद होल्स फॉर वेरियस साइजेस ऑफ ट्यूबिंग। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, फ्लेयरिंग छड़ में दो छड़, एक छड़ ये है बार, एक बार ये है, और इन दोनों को जो हम यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ विंग नट, या यहाँ पर आप बार नट देख रहे हैं, और इनमें डिफरेंट साइजेस के होल होते हैं ट्यूब को पकड़ने के लिए, अलग अलग साइज की ट्यूब को। सो दैट कंप्लीट थिंग इज नोन एज फ्लेयरिंग बार। जबकि फ्लेयरिंग टूल में आप देखेंगे एक योक होता है, इसके बीच में स्पिंडल होती है। स्पिंडल को हम हैंडल से रोटेट करके आगे ऊपर नीचे ला सकते हैं, और लास्ट में इसमें एक डाई होती है, फ्लेयर डाई, जो भी चाहिए हो। तो दो चीज़ें इसमें उपयोग होती हैं। फ्लेयरिंग बार नंबर 1, जिसमें कि दो छड़ों को विंग नट से जोड़ा जाता है,
और छड़ों में विभिन्न आकार की नलिकाओं के लिए छिद्र होते हैं। अब फ्लेयरिंग टूल्स के बारे में देखिए आप। Flaring tools is a yoke containing the forming die slipped on the bars having copper tube and rotated to produce a flare. फ्लेयरिंग औजार एक योक होता है जिसमें फार्मिंग डाई जो नीचे वाली थी उसको छड़ों के मध्य तांबे की नलिका पर सरकाया जाता है। ये जो है आप देखते हैं इसके ऊपर नीचे लाते हैं एवं फ्लेयर बनाने के लिए घुमाया जाता है, फिर हम इसको गोल गोल घुमाते हैं। द ट्यूबिंग शुड प्रोजेक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ टूल अबाउट हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब। औजार के फेस से लगभग ट्यूब व्यास के आधे के बराबर ट्यूब को ऊपर रखा जाता है। किस पर? फ्लेयरिंग बार पर। आइए देखते हैं। अब हम इसमें देखें, ये देख रहे हैं आप फ्लेयरिंग बार है, इसके ऊपर ये ट्यूब है, इसको हाफ डायमीटर के हाफ के बराबर जो यहाँ पर है उसको रखा है और इसको होल्ड करके योक से यहाँ से टाइट करेंगे। तो टाइट जब हम करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है इस जगह पर, ये क्या हो गया यहाँ पर स्पेशली ये इसकी बात करें हम, ये वाला शेप देखिए जो पहले बिल्कुल परफेक्ट डायमीटर था, अब उसको हमने बेंड कर दिया इस डाई की मदद से, फ्लेयर कर दिया। सो दिस इज नोन एज फ्लेयर विद द हेल्प ऑफ फ्लेयरिंग बार एंड फ्लेयरिंग टूल। अब इस फ्लेयर का उपयोग क्या होता है? इस फ्लेयर का उपयोग हम फ्लेयरिंग असेंबली में करते हैं, जिससे कि ये है एक फ्लेयर नट, ये डिफरेंट साइज के नट हैं, ये यहाँ पर कनेक्टर्स हैं डिफरेंट साइजेस के। तो इसमें ये नट और इसको हमें कनेक्ट करना हो तो नट जो है आप ये फ्लेयर फिटिंग पर टाइट होगा और इसके पहले हम इस जो फ्लेयर वाली जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर डाल देंगे। तो आप नट में देख रहे हैं जो टेपर्ड सेक्शन है, तो ये टेपर्ड सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं काउंटर संक तो नहीं, बट हाँ टेपर्ड जो शंकु आकार का जो आपको मिल रहा है शेप, वो इस शंकु आकार का शेप इस फ्लेयर नट में फिट हो जाता है। ट्यूब यहाँ से बाहर निकलेगी और नट जो है इस फिटिंग पर टाइट हो जाएगा। तो ये फ्लेयरिंग कहलाता है। तो ये जो शेप बनाया है अभी हमने, ये शेप बनाने को हम बोलते हैं फ्लेयरिंग, ये जो फ्लेयर। तो ये था हमारा फ्लेयरिंग। अब हम बात करते हैं दूसरी तरीका और है इसको ज्वाइन करने के लिए ट्यूबों को, स्वेजिंग। Swaging is the process of shaping copper tubing so that two pieces may be joined without the use of fitting. अभी आप देख रहे थे फिटिंग थी, फ्लेयर नट था। अब बिना किसी फिटिंग के यदि हमें दो ट्यूब को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए हम स्वेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हम कॉपर ट्यूब को शेप करते हैं दो पीसेस को जोड़ने के लिए। स्वेजिंग दो नलिकाओं को बिना फिटिंग के जोड़ने के लिए तांबे की नलिका को आकार देने की प्रक्रिया है। इट कंसिस्ट ऑफ स्वेजिंग टूल सेट, हैमर एंड फ्लेयरिंग बार। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं स्वेजिंग टूल सेट है, डिफरेंट साइजेस के हैं। एक हैमर होगा और फ्लेयरिंग बार जो अभी आपने देखी थी वो है। होल्ड द ट्यूब इन फ्लेयरिंग बार एंड द ट्यूबिंग टू बी एक्सटेंडेड अबव बार अ डिस्टेंस ऑफ इट्स डायमीटर। उसमें हम फ्लेयरिंग बार के ऊपर हाफ ऑफ द डायमीटर रखते थे, इसमें डायमीटर के बराबर इसको ऊपर रखेंगे। आइए थोड़ा सा इमेज में देखिए हम करते क्या है स्वेजिंग में। स्वेजिंग में देखिएगा ये जो हल्के हल्के आपको ये जो शेप दिख रहे हैं नीचे की तरफ, ये स्वेजिंग टूल से डिफरेंट साइजेस के, वही 1, 4, 5, 16, 3/8 या हाफ इंच 5/8। हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारी एक कॉपर ट्यूब है, ये दूसरी कॉपर ट्यूब है, इस दूसरी कॉपर ट्यूब को हम फ्लेयरिंग बार में होल्ड करके ये टूल्स की मदद से इसके होल को एनलार्ज करते हैं। इतना एनलार्ज करते हैं कि एनलार्ज होने के बाद जो इंटरनल डायमीटर है वो ट्यूब के आउटर डायमीटर के बराबर हो जाए, और ये जो ओवरलैप हम जो लेते हैं अबाउट डायमीटर के बराबर हम ले लेते हैं। हाफ इंच का डायमीटर का हाफ इंच के बराबर हमने ये ले लिया है। तो एक्चुअल में ये इसकी ड्राइंग है, और आप एक्चुअल में देखें तो देखिए आप इस तरीके से, यहाँ पर ये ट्यूब थी, इसके एक हिस्से को हमने यहाँ पर देखिए एनलार्ज किया है विद द हेल्प ऑफ स्वेजिंग टूल, और फिर इसके बाद में दूसरी ट्यूब को यहाँ पर लगाया है। इस तरीके से हमने दोनों ट्यूब को जोड़ा है विदाउट एनी फिटिंग्स। तो स्वेजिंग, इसके लिए हमें स्वेजिंग औजार का सेट लगा, जो कि स्वेजिंग औजार आप समझ गए, एक हैमर और फ्लेयरिंग रॉड। अब करते कैसे ये देखिए आप। स्वेजिंग करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्वेजिंग टूल ऑफ प्रॉपर साइज हैमर्ड इनटू ट्यूबिंग टू अ डायमीटर। ये हमने फ्लेयर बार है, इसमें डायमीटर के बराबर हमने इसको ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है, और फिर हमने ये हैमर स्वेजिंग टूल लगा करके हैमरिंग की है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये फ्लेयरिंग बार और ये आपने टूल लगाया, फिर इसके बाद हैमरिंग किया, और इसके बाद दो पीस को आपस में जोड़ दिया है। तो यही इसकी प्रक्रिया है कि स्वेजिंग सबसे पहले हमने होल्ड किया था, इसके बाद प्रॉपर साइज को हैमर किया डायमीटर तक,
इसके बाद ना रिमूव द टूल एंड इंसर्ट अदर पीस ऑफ ट्यूबिंग इन दिस स्वेज पोजीशन। अब औजार को बाहर निकालेंगे और ट्यूब भाग के दूसरे भाग को स्वेज स्थिति के अंदर डालेंगे। एट द लास्ट, यदि इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी, ये तो अलग अलग हो जाएगी ट्यूब। एट द लास्ट ब्रेजिंग शुड बी डन टू फिनिश द प्रोसेस। आखिरी में ये जो आप ब्रेजिंग चार्ट देख रहे हैं, ब्रेजिंग टार्च, ये टार्च आती है ब्रेजिंग की, जिसमें यहाँ पर आपकी गैस रहती है, इसमें यहाँ पर फ्लेम होती है, फ्लेम से हम ब्रेजिंग जो आप देखते होंगे तांबे की जो वेल्डिंग को हम ब्रेजिंग ही कहते हैं तांबे के लिए जो किया जाता है, और बाकी माइल्ड स्टील के लिए हम वेल्डिंग बोलते हैं। और जो हम वाइट मेटल से करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, वो हमारा सोल्डरिंग कहलाता है। तो यहाँ पर ही हम ब्रेजिंग करेंगे। इस तरीके से स्वेजिंग है। तो ज्वाइन करने की दो विधियाँ हो गई, एक फ्लेयरिंग और एक स्वेजिंग। अब हम देखते हैं कि टेम्पररी यदि क्लोज और ओपन करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। वो हमारे लिए होता है पिंच ऑफ टूल। पिंच ऑफ यदि हम बोलें जिससे हम किसी को चोटियाँ भरते हैं तो वो पिंच कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस ट्यूब को देखो, चोटियाँ भर लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो किसी ट्यूब को इस तरीके से बंद कर देना, ये कहलाता है पिंच ऑफ। और ये देखिए आप, ये पिंच ऑफ बार में यहाँ पर ये शेप है, ये दोनों विंग नट हैं, पंखे आकार के नट हैं, और इसमें भी दो बार है और डिफरेंट साइज के होल हैं। अब आप बोलेंगे पिंच ऑफ करना है तो इन होल का क्या काम है। तो पिंच ऑफ करते समय हम ट्यूब के बीच में लगा के इसको दोनों नटों को टाइट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारा पिंच ऑफ हो गया। लेकिन यदि इनको फिर हमें खोलना पड़ा तो हम इसी टूल का उपयोग करेंगे, जो डिफरेंट साइज के होल दिए हैं इसी में हम फिर इसको लगाएंगे तो वापस आप ये खुल जाएगा। तो ये पिंच ऑफ टूल होता है। So pinch off tool is used to repair or remove defective wound parts by closing the copper lines temporarily where there are no balls. So pinch off औजार का उपयोग दोषपूर्ण घिसे हुए भागों की मरम्मत अथवा बदलने के लिए तांबे की नलिका को अस्थायी रूप से बंद करने में होता है जहां पर कोई बाल्ब ना हो। तो इसमें अस्थायी रूप से हम बंद करते हैं जिसको हम बाद में खोल भी सकते हैं। It consists of two bars forming jaws which are held together with wing nuts and bolts. इसमें दो छड़, ये देखिए दो बार, जिनको पंख नटों यानी विंग नट तथा बोल्टों की सहायता से पकड़ा जाता है। द जाज आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ पिंचिंग एंड स्क्वीजिंग टू शट ट्यूब्स। जबड़ों का उपयोग नलिका को पिंचिंग से निचोड़कर बंद करने के लिए किया जाता है। इस तरह से ये जो बार है इनसे उपयोग में यहाँ पर होल्ड करेंगे और दबा देंगे तो पिंच ऑफ करके बंद कर दिया। Bar also have holes of different sizes which are used to open copper tube after repairing or removing bar. छड़ों में विभिन्न आकारों के छिद्र होते हैं जो कि मरम्मत अथवा बदलने के कार्य के बाद तांबे की नलिकाओं को पुनः खोलने का काम आते हैं। ये देखिए ये जो होल बने आपके यहाँ पर, यदि आप होल देखें तो ये जो आपको होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले होल। तो इसके बाद में ये होल होते हैं। To use the tools, apply the rounded pinch off section to the tube at a point where it is to be pinched closed. औजार के उपयोग के लिए गोलाकार पिंच भाग के ट्यूब को उस भाग पर लगाते हैं जहां पर इसको पिंच करके बंद करना होता है। The holes are used to afterwards round up the pinch section where the repair has been completed. छिद्रों का उपयोग पिंच किए भाग को मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर पुनः गोल करने के लिए किया जाता है। तो ये पिंच ऑफ, यहाँ पर सेंटर वाला पिंच ऑफ और ये ओपन करने के लिए, और ये पिंच ऑफ करने के बाद ट्यूब कैसा दिखता है वो ये। तो ये हमारा था टेम्पररी यदि क्लोज या ओपन करना हो उसके लिए पिंच ऑफ टूल्स। अब हम देखते हैं मैनीफोल्ड। रेफ्रिजरेशन टूल्स में चूंकि कंप्रेसर होता है उसके दो प्रेशर होते हैं, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। यूजुअली जो लो प्रेशर होता है उसको हम ब्लू कलर से बताते हैं और उसी तरह का होज हम यूज़ करते हैं, होज पाइप। यहाँ पर जो होता है रेड कलर का होता है वो हाई प्रेशर साइड कनेक्ट होता है। तो ये जब दो पे दो गेज हैं, इसमें यहाँ पर साइड ग्लास भी है जिसमें हम कंडीशन जाते हैं रेफरेंट कैसा है। इस पूरे को एक मैनीफोल्ड ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ दो बाल्ब रहते हैं, ये देखिए आप, लोअर साइड बाल्ब, हाई साइड बाल्ब, ये दो गेज हैं। यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हैं रेफरेंट की। तो लो साइड होज पाइप, हाई साइड होज पाइप, और बीच में सेंटर होज पाइप येलो कलर का होता है जो कि इवैक्यूएशन या चार्जिंग के लिए उपयोग में आता है। तो ये कंप्लीट सेट जो है, इस कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड गेज is a chamber device that is used to control the flow and read pressures of different gases. Manifold gauge एक कक्षीय युक्ति, this is manifold gauge chamber,
जिसका उपयोग प्रशीतक गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाल्ब को कम ज़्यादा खोल करके एवं दाब को पढ़ने में, और गेज की मदद से आप दाब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कलर नहीं है, यहाँ पर कंपोनेंट लिखे हुए हैं। कलर्स के मामले में देखें तो ब्लू कलर मीन्स लो प्रेशर, रेड मीन्स हाई प्रेशर। तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी इंटरनल डिटेल्स देखिएगा आप। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बाल्ब्स बने हुए हैं, इसको आप जब घुमाएंगे तो ये स्पिंडल जो है सीट इसके यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी। ये सीधे गेज की ओर जा रही है तो यहाँ पर रीडिंग बता रहा है। इसको अभी बंद किया हुआ है तो यहाँ ये भी खुला हुआ है तो यहाँ पर भी रीडिंग बता रहा है। यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेट जो है ये मैनिफोल्ड गेज या कंपाउंड गेज कहलाता है। बिकॉज द गेज रीड्स इन 2 डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर, इट इज यूजुअली कॉल्ड अ कंपाउंड गेज। इसको हम कंपाउंड गेज या संयुक्त गेज भी कहते हैं। चूंकि गेज दाबों की 2 विभिन्न सीमाओं को पढ़ता है, अतः आमतौर पर इसे कंपाउंड गेज भी कहा जाता है। A manifold gauge set consists of a manifold block, 2 hand valves, 3 referent hoses and 2 pressure gauges. Manifold gauge set में एक manifold block, 2 हस्त वाल्व, 3 प्रशीतक नलिकाएं और 2 दाब गेज होते हैं। फिर से देखते हैं, आइए। manifold gauge set में क्या होता है? एक manifold block, 2 valves, hand valves, 3 hoses, ब्लू, येलो, रेड और 2 प्रेशर गेज होते हैं। यही हमने देखा। द होज ऑन द लेफ्ट इज ब्लू एंड इज कनेक्टेड टू द लो प्रेशर या सक्शन साइड। बाईं ओर की नलिका नीले रंग की होती है तथा निम्न दाब या चूषण की ओर जुड़ती है। ये देखिए लेफ्ट वाली, दिस इज ब्लू, और ये लो प्रेशर साइड जुड़ती है। जबकि दाईं ओर की जो होगी वो रेड और सेंटर वाली जो होगी वो येलो। द होज ऑन द राइट इज रेड एंड इज कनेक्टेड टू द हाई प्रेशर और डिस्चार्ज साइड। दाईं ओर की नलिका लाल रंग की होती है तथा उच्च दाब या विसर्जन की ओर जुड़ती है। किसके? कंप्रेसर के, राइट। द होज इन द मिडिल इज येलो एंड इज यूज्ड टू इवोकेट और चार्जिंग। मध्य की नलिका पीली रंग की होती है तथा निकासी अथवा चार्जिंग के लिए उपयोग की जाती है। द मैनिफोल्ड में है मल्टीपल पोर्ट्स एंड अ साइड ग्लास टू सी द स्टेट ऑफ द रेफरेंट पासिंग थ्रू द मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड में अनेक पोर्ट हो सकते हैं तथा मैनिफोल्ड से गुजरने वाले प्रशीतक की अवस्था देखने के लिए साइड कांच, लेट अस सी साइड ग्लास। दिस वन इज द साइड ग्लास, दिस इज द साइड ग्लास। जब रेफ्रिजरेंट पास होगा तो आप उसमें बुलबुले हैं, लिक्विड है, गैस है, वो पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज योर साइड ग्लास। देन इसके बाद हम मैनिफोल्ड गेज में और आगे देखते हैं। हमने ब्लू होज पाइप देख लिया, येलो देख लिया और साइड ग्लास देख लिया। द मैनिफोल्ड गेज सेट एंड इंटरप्रेट द प्रेशर ऑफ द एसी सिस्टम एज इट ऑपरेट्स। वातानुकूलन तंत्र के कार्य करने पर मैनिफोल्ड गेज दाबों को सेट एवं इनकी व्याख्या करता है। These pressure indicate that whether the system is operating correctly or if there is problem with the system. यह दाब दर्शाते हैं कि तंत्र उचित रूप से कार्य कर रहा है अथवा इसमें कोई समस्या है। The gauge set is also used to release moisture and sludge. गैस सेट का उपयोग नमी एवं तलछट को निकालने के लिए भी किया जाता है। नमी और तलछट, मॉइस्चर एंड स्लज कैसे निकालेंगे हम? येलो पाइप के द्वारा। दिस इज द इवैक्यूएशन, या चार्ज भी हम करते हैं तो येलो पाइप के द्वारा कर सकते हैं। कॉमन टूल्स यू वेल नोन, दिस इज द फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर सेट। तो यहाँ पर जो एज है इसकी फ्लैट रहेगी। यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल जो कॉमनली यूज स्क्रू ड्राइवर होते हैं फ्लैट। वहीं यदि इसमें यहाँ पर हमने बॉक्स लगा दिया तो नट ड्राइवर, या से हम नट को ऑपरेट करते हैं। या यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ आपका नट है और एक तरफ आपका फ्लैट है। ये फ्लैट है और स्टार टाइप है, तो फ्लिप मतलब एक तरफ यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से खोल के, तो ये फ्लिप स्क्रू ड्राइवर्स कहलाते हैं। ये एलन रेंच सेट, एलन की का उपयोग होता है, जिसमें हेड नहीं होता, हेड अंदर की तरफ होता है। डिफरेंट साइजेस के एलन रेंच सेट है। और ये आप देख रहे हैं एडजस्टेबल रेंच, तो ये रेंच जो है वो एडजस्टेबल है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर पेंचकस में फ्लैट वाला या नट वाला या स्टार और फ्लैट वाला बदल सकते हैं। ये आपका रेंच कहलाता है। एडजस्टेबल क्योंकि इसकी हम जो गैप है इसके बीच का कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट साइज में। और एलन की सेट, जिससे कि हम एलन स्क्रूज को खोल सकते हो। इसके अलावा और है ओपन रेंच, ये फिक्स पाना जिसको हम बोलते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर राउंड बॉक्स रेंच सेट है।
एक टेप की जरूरत पड़ेगी, कितनी लंबी ट्यूब्स आपको कट करना है, मेजरिंग टेप, और लॉन्ग नोज प्लायर्स जो सील्स वगैरह या स्प्रिंग्स को निकालने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर्स। सो ऑल दीज आर द कॉमन टूल्स। तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में रेफ्रिजरेशन टूल्स प्रशिक्षण औजारों के बारे में जाना, जिसमें एक था ट्यूब कटर काटने के लिए, ट्यूब बेंडर ट्यूब्स को बेंड करने के लिए और जोड़ने के लिए फ्लेयरिंग की मदद से या फिर स्विचिंग की मदद से। फ्लेयरिंग और स्विचिंग एग्जाम में बहुत बार आते हैं। पिंच ऑफ टूल टेम्परेरी रूप से ओपन या क्लोज करने के लिए, मैनीफोल्ड या कंपाउंड गेज रीड द प्रेशर या सर्विसिंग उसके लिए या चार्जिंग उसके लिए उपयोग में आता है, और कॉमन टूल्स। तो अब आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, एनलिस्ट रेफ्रिजरेशन टूल्स, उन सबको सूचीबद्ध कर सकते हैं, नीट स्केच ऑफ ट्यूब कटर बना सकते हैं, फ्लेयरिंग प्रोसेस का वर्णन कर सकते हैं, स्विचिंग प्रोसेस का वर्णन कर सकते हैं, और आप कहाँ और कैसे पिंच ऑफ टूल का उपयोग कर सकते हैं ये बता सकते हैं, और कंपाउंड गेज को डिस्क्राइब करना है स्वच्छ चित्र के साथ। और हमारे लास्ट में सजेस्टेड रीडिंग्स में जो हम बुक्स ऑलरेडी देखते आ रहे हैं वही बुक्स हैं जिनके माध्यम से आप इसके बारे में जान सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट your today's lecture on refrigeration tools. Thank you very much for watching this video.